ये है भाई हमारा ऑटोमोटिव 17 चैनल और यहाँ पे आज हम आपके देंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब, क्योंकि भाई सवाल कॉन्टिन्यूस आ रहे थे और वीडियोस में मैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो रखा जाए जिसमें मोस्ट कॉमन बोले तो ऐसे सवाल जो बहुत बार पूछे गए हैं और जिनका जवाब मैंने एक दो का दिया भी है पहले भी, लेकिन आज मैं प्रॉपर डिटेल में आपका जवाब दे देता हूं ताकि जो आपकी क्वेरी है वो सोल्व हो जाए और आपका कार बाइंग एक्सपीरियंस इजी हो जाए। तो फिर चाहे वो पेट्रोल डीजल कौन सा लेना है, टायर कौन सा लेना है, नंबर रिटेन का, ये सारे जितने भी सवाल है और भी बहुत सारे, इन सारे सवालों के जवाब देंगे आज हम इस वीडियो में। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फुल अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो लेते हैं भाई पहला सवाल, पेट्रोल गाड़ी ली जाए या डीजल गाड़ी ली जाए। आजकल ये बहुत बड़ा तगड़ा कंफ्यूजन है कि भाई मैं पेट्रोल लूं या डीजल लूं। डीजल गाड़ी तो 10 साल बाद क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। क्या वाकई में आप एक डीजल गाड़ी लेने के बाद उसको 10 साल चलाएंगे? बहुत कम लोग हैं भाई, क्योंकि डीजल गाड़ियां जो अब है वो छोटे इंजन्स में तो बची है नहीं, वो बड़े इंजन्स में ही बची हैं। एक आधी गाड़ी है जो बची है भाई आपकी 10-12 लाख की रेंज में, जैसे सोनेट के अंदर आता है, वेन्यू के अंदर आता है, आपका नेक्सॉन में आता है, XUV300 में आता है, बस इन्हीं में ही रह गया। प्रीमियम हैचबैक में आपका नहीं बचा, स्विफ्ट में आता था नहीं बचा, डिज़ायर में सेडान में आता था वो नहीं बचा, उन सब में तो पेट्रोल चले गए हैं। ठीक है, तो डीजल इंजन यहाँ बचा है, या फिर आपकी क्रेटा सेल्टोस वाला सेगमेंट है वहाँ पे है। होंडा की एलिवेट के पास नहीं है, मारुति के पास नहीं है, टोयोटा के पास भी नहीं है। मतलब टोयोटा के पास वैसे तो डीजल इंजन है लेकिन इस सेगमेंट में उनके पास नहीं है, वो अपना हाइब्रिड में करके बेचते हैं। तो डीजल कहाँ आता है फिर? जो आपकी थोड़ी बड़ी एसयूवीज हो जाती है, जैसे स्कॉर्पियन हो गई, सफारी हो गई, हैरियर हो गई, XUV700 हो गई, हेक्टर हो गई, इनमें आता है। और इन गाड़ियों को जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है बंदे 5-6 साल इस्तेमाल करके बेच देते हैं, तो 10 साल वाला सीन सोचने की जरूरत नहीं है। और डीजल इंजन जो है वो अभी बंद नहीं होने वाला है, तो आप बिंदास मस्त तरीके से खरीदिए। हाँ, लेकिन आने वाले टाइम में महंगा जरूर हो जाएगा डीजल इंजन, ठीक है, तो बंद नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपका डीजल लेने का मन है तो आप ले लीजिए। अब लेना किसको चाहिए? अगर आपकी रनिंग रहती है भाई 1500 से 2000 के आसपास या उससे कम रहती है, 1500 से कम भी, तो आपको लेनी चाहिए एक पेट्रोल गाड़ी, क्योंकि जो आप खर्चा डीजल पे एक्स्ट्रा करेंगे, हालांकि डीजल के प्राइस में इतना फर्क नहीं रहा है, 10 रुपये का भी फर्क है, लेकिन जब आप गाड़ी खरीदते हो उस टाइम पे तो फर्क है ना। लाख 1.5 लाख वैसी महंगी, फिर आप डीजल में ऑटोमेटिक लोगे और 2 लाख महंगी। ठीक है, कंप्लीट की बात कर रहा हूँ। टैक्स तो हमारी सरकार लगा के देती ही है एक्स शोरूम के अंदर, ऊपर से फिर आपका रोड टैक्स भी महंगा पड़ेगा, फिर इंश्योरेंस भी महंगा पड़ेगा, और उसके बावजूद आप अपनी गाड़ी को चलाओगे कम, यानी साल का 20,000 भी अगर आपने नहीं चलाया अपनी डीजल गाड़ी को, तो जो पैसा आपने एक्स्ट्रा लगाया डीजल के ऊपर आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बेस्ट यही है, 2000 या उससे कम किलोमीटर की आपको गाड़ी चलानी है तो आप पेट्रोल लीजिए, उससे ज़्यादा चलाएंगे तो आपको डीजल लेनी है। और बड़ी गाड़ियों में तो डीजल ही लो, मैं वही प्रेफर करूँगा, क्योंकि चलाने का मज़ा और जो टॉर्क आता है ना, उसमें भाई आपको डीजल में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब काफ़ी सवाल ये भी रहते हैं कि रॉक्स पेट्रोल ली जाए या डीजल ली जाए। देखो, पेट्रोल में रॉक्स की माइलेज कम है, क्योंकि देखो स्कॉर्पियन की भी कम थी, ऐसा नहीं कि स्कॉर्पियन बहुत ज़्यादा दे रही थी। और पेट्रोल इंजन भाई 2200 सीसी का आपको भाई सिटी में 7 से 10 के बीच की माइलेज देगा, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। जिमनी है, मेरी जिमनी भाई 10 की माइलेज देती है सिटी में, तो 10-12 वो उसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो 8 पे भी आ जाती है। तो सिंपल से किलोमीटर्स में मैंने आपको समझा दिया, 2000 या उससे कम पेट्रोल, अदरवाइज गो विद द डीजल। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहता है कि मेरे को रॉक्स लेनी है, मुझे पसंद है और मेरे को ज़्यादा चलानी भी नहीं है, मेरी तो 1000 किलोमीटर महीने की चलेगी, तो फिर मैं क्या करूँ? तो भाई फिर तो आप पेट्रोल ही ले लो। जब 1000 ही किलोमीटर चलनी तो क्या ही फ़र्क आ जाएगा, ये आपकी 7-8 दे देगी, वो आपकी 10-11 दे देगी, भाई इतना ही फ़र्क आएगा। तो 2 की माइलेज का कोई खास फ़र्क नहीं है, क्योंकि किलोमीटर आपके बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए आप पेट्रोल पे चले जाना। और हुपिंग इशू जो हो रहा है ना आजकल थार रॉक्स का, है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कोई बात नहीं, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लैरिटी दे देंगे, क्या है क्या नहीं है, सच है झूठ है, कैसे है और क्यों होता है, किस कारण से होता है, ये सारा आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। विच टायर इज गुड? AT, MT, HT, HL, RT? अभी होते क्या है, AT ऑल टेरेन, कहीं भी चला जाता है, हाईवे पे चला लो, कच्चे पक्के में चला लो, पहाड़ों पे चला लो, बर्फ में चला लो, जहां मर्जी चला लो। अगर एक ऑल राउंडर टायर चाहिए तो वो AT होता है। फिर HT जो सबसे ज़्यादा चलता है हमारा टायर, इस टायर को आप हाईवे पे भी चला सकते हो, पहाड़ों पे भी लेके जा सकते हो, लेकिन पहाड़ों पे ये 20%, जो AT है वो पहाड़ों पे 40-45%। HT टायर के अंदर जो रबड़ होती है, जो कंपाउंड होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। जब आप हाईवे पे गाड़ी को लेके चलेंगे, प्लेन सड़क पे चलेंगे, तो जो पटर 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 टायर की आवाज़ आती है ना, वो नहीं आएगी।
वो जब रबड़ हार्ड होती है, और हार्ड किसकी होगी, 80 टायर की होगी। 80 की इतनी हार्ड नहीं होती, 80 में जो कंपाउंड मिक्स होता है वो HT 80 का मिक्सअप होता है, लेकिन HT से ज़्यादा साउंड 80 में रहती है। फिर आ जाता है HL हाईवे लाइन, ये टायर सुपर स्मूथ होता है। ये टायर कच्चे पक्के रास्तों के लिए नहीं बना होता, फिर भी छोटा मोटा 10% आप इसको लेके जा सकते हो, लेकिन ये मोस्टली बना होता है आपके हाईवे के लिए। हाई एंड लग्जरी कार्स होती हैं, या इवन आप जिमनी को देख लो, जिमनी में जो टायर डल के आता है वो HL डल के आता है, ब्रिजस्टोन ड्यूलर HL डल के आता है। काफ़ी सॉफ्ट है वो टायर, उसका कंपाउंड भी काफ़ी सॉफ्ट है, आवाज़ नहीं है उस टायर में। जो HL टायर है वो आपको मोस्टली आपको लग्जरी एंड कार्स होती है ना, या जो सेडान्स होती हैं, इनमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है RT रफ टायर एंड टायर, ठीक है। ये तो MT भी आता है, MT की तो गुड्डी देखिए इतनी मोटी मोटी होती है। हाँ, मड टायर एंड टायर वो होता है सही ऑफ रोडिंग के लिए, और रफ टायर एंड RT टायर आपका ऑफ रोडिंग में चले जाओ, पहाड़ों पे रॉक क्लाइंबिंग करनी, क्लाइंबिंग का क्रॉलिंग ही करती है गाड़ी उस पर, तो वो वहाँ पे यूज़ होता है। मेन हाईवे पे तो RT टायर बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा। RT और MT आपके नॉर्मल रोड यूँ कह लो 10-20% आने के लिए होते हैं, बाकी ये मोस्टली ज़्यादातर ऑफ रोडिंग, आप कच्चे पक्के पे चलते हो, ऐसा एरिया जहाँ पे सड़क नहीं है, तो वहाँ पे आपका रफ टायर एंड टायर चलता है। MT तो आपका प्रॉपर ही मड टेरेन होगा भाई, सही ऑफ रोडिंग करनी है मड वाली। तो अब कई सवाल ये भी आते हैं, भाई मेरे को अपनी पंच के अंदर 80 डालना है, तो भाई पंच जो है वो SUV नहीं है, वेन्यू भी SUV नहीं है। हम बोल देते हैं इनको, लेकिन SUV नहीं, ये बलून कार है, ये हैचबैक कार्स हैं जिनको थोड़ा फुला दिया गया है, थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस दे दी गई है, अदरवाइज दे आर हैचबैक्स। यानी को तो मारुति भी अपने एस्प्रेसो को SUV बोलती है माइक्रो SUV, पर ये है नहीं। तो टायर्स का आपको पता लग गया, तो अब ये मत पूछना कि स्विफ्ट के अंदर भी ओल्ड टेरेन डाल दूं क्या है। DPF इशू जो है वो मोर कॉमन आपका MT में होता है या AT के अंदर होता है। MT बोले तो मैनुअल ट्रांसमिशन, AT बोले तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। देखो भाई सिंपल सी बात है, मैनुअल गाड़ी के अंदर आप अपने हिसाब से गियर चेंज करते हो, और मोस्टली हम क्या करते हैं, हम 2000 RPM या 1800 से ऊपर जाके ही हम गियर चेंज करते हैं, जब हम हाईवे पे चल रहे हो, खींच के चलाते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या है, जब गाड़ी 2000 RPM से ऊपर जाती है ना, तो जो ऐश है, जो हमारे डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड ने बर्न किया है, वो बाहर निकल जाता है, वो जमता नहीं है अंदर। लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या होता है, वो अपने हिसाब से गियर चेंज करती है, और वो 2000 RPM से नीचे 1800-1700 RPM के आसपास गियर चेंज कर देती है। और अगर आप अपनी डीजल ऑटोमेटिक गाड़ी को लोकल में चला रहे हो, तो भाई आपके लिए हिदायत है, हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी को 15 से 20 किलोमीटर हाईवे पे जरूर चला के आना, और RPM रखना भाई, मैनुअल में चला लेना उसको 2500-2000 RPM से ऊपर रखना, ताकि जो एशिज बर्न होके अंदर स्टॉक हो गए हैं वो बाहर निकल जाए। नहीं तो आपकी गाड़ी का जो DPF है, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर जो है, वो चोक हो जाएगा, और ऑटोमेटिक में चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैनुअल में तो मैंने बताया ना, गियर डाउन करा, भगा ली गाड़ी, निकल गए। लोकल में भी हम हाईयर पे कई बार कर लेते हैं, तो वो निकल जाता है, तो ये AT के अंदर ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और एक सवाल इससे ये भी कनेक्ट करता है कि 2000 RPM BS6 ये क्या सीन है। तो मोस्टली मैंने देखा है कि जो BS6 डीजल गाड़ियाँ हैं और जो मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर आती हैं, उसमें जब आप अपनी गाड़ी को हाई एल्टीट्यूड पे लेके जाते हो, तो वहाँ पे जो आप गियर चेंजिंग है वो 2000 RPM से ऊपर ही रखना, क्योंकि देखो ऊपर जाते हैं, एल्टीट्यूड बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो उस सिचुएशन में गाड़ी में इंजन चेकलाइट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप 2000 RPM से नीचे रखते हो गाड़ी को, तो कोशिश करो 1800-2000 RPM से ऊपर में ही आप अपनी गाड़ी के गियर चेंज करो। और अगर लगता है कि भाई RPM नीचे आ रहा है 1500 के आसपास, लेकिन गाड़ी चल रही है, तो भी आपको भाई डाउन शिफ्ट करके छोटा गियर में चढ़ानी है। पहाड़ों पे जब भी गाड़ी चढ़ा रहे हो या उतार रहे हो, हमेशा छोटे गियर में ही करनी चाहिए। अभी पीछे मेरे पास कई सवाल आए थे इंस्टाग्राम के कि विक्रम भाई मैं पहाड़ से उतर रहा था और मेरी गाड़ी फॉर्च्यूनर थी, उसके ब्रेक लगने ही बंद हो गए, मैं क्या करूं। तो मैं यही बोला उनको इंस्टाग्राम कि आपने कॉन्टिन्यूसली ब्रेक पे पैर रख के गाड़ी को उतारा होगा। बोला जी हाँ भैया, आपने गलत किया, आपको अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी को मैनुअल में डालना चाहिए था और छोटे गियर में चलाना चाहिए था। ब्रेक से पैर हटा देते आप, छोटे गियर में उतारने से क्या रहता है कि वो इंजन ब्रेकिंग के हिसाब से गाड़ी उतर जाती है, और जो हमारे ब्रेक्स हैं, जो डिस्क प्लेट है, डिस्क पैड है, वो गर्म नहीं होते। वो गर्म हो जाते हैं, फिर चाहे भाई कितने ही करोड़ों की कितनी महंगी गाड़ी हो, ब्रेक्स गर्म हो गए, वो ब्रेक नहीं लेती भाई गाड़ी, और फिर तभी एक्सीडेंट। आपने देखा कई बार पहाड़ों पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहते हैं ना ब्रेक नहीं लगे, वो इसीलिए कि वो उतरते टाइम पे सोचते हैं उतराई तो कर रहे हैं, और एक गलती और करते हैं, न्यूट्रल में गाड़ी उतारते हैं भाई। न्यूट्रल में गाड़ी कभी मत उतारो।
पहाड़ों पे चढ़ाई और उतराई हमेशा छोटे गियर में ही करो। अगर स्टीप चढ़ाई और स्टीप उतराई कर रहे हो, नॉर्मल हाईवे पे चल रहे हो अलग बात है, लेकिन किसी ऐसे रास्ते पे जैसे मैं जीबी से जलोरी पास गया और वहां से वापस नीचे आया, आपको मैनुअल मोड में और छोटे गियर में गाड़ी चलानी है, तो गाड़ी अपने आप इंजन ब्रेकिंग लेते उतरेगी और आपके ब्रेक्स फेल नहीं होंगे। ऐसी सिचुएशन में ब्रेक फेल होता है, ब्रेक नहीं लगा तो ब्रेक फेल ही है भाई। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। दूसरे स्टेट की गाड़ी मेरे को दूसरे स्टेट में कैसे रजिस्टर्ड हो पाएगी? मान लो मेरी गाड़ी है HR नंबर, ठीक है, मैंने गाड़ी सेल कर दी भाई राजस्थान में या पंजाब में, हिमाचल में, जहां भी मैंने अपनी गाड़ी सेल कर। आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं अगले बंदे के नाम गाड़ी ट्रांसफर करवाने के। या तो उनका जो आधार कार्ड है कुछ टाइम के लिए आप यहां पे ट्रांसफर करा के, रेंट एग्रीमेंट उस बेस पे हो जाता है, यहां उनके नाम ट्रांसफर करा दो और फिर वो अपनी गाड़ी वहां ले जाए, ठीक है। लेकिन काफ़ी स्टेट सब क्या भाई दिक्कत करते हैं कि आप दूसरे स्टेट की गाड़ी हमारे यहाँ क्यों चला रहे हो। महीना डेढ़ महीना चल जाता है, लेकिन एक साल से ज़्यादा होते तो भाई वो चलाना है। साउथ में तो खासकर केरला कर्नाटका में तो भाई गाड़ी पकड़ लेते हैं कि दूसरे स्टेट की गाड़ी यहाँ घूम रही है, ये क्यों है यहाँ पे। भले आप वहीं रहते हो, वहीं के ओनर हो, जो भी हो, ठीक है, लेकिन कहते हैं दूसरे स्टेट की है, आपने यहाँ का रोड टैक्स नहीं भरा। तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा आपको अपनी गाड़ी उस स्टेट के NOC करानी पड़ेगी। जितने साल का आपका रोड टैक्स बचा हुआ है, ठीक है, वो कैसे निकलेगा? आपका जो इंश्योरेंस होता है उसके अंदर IDV वैल्यू होती है, ठीक है। अब मान लो आपकी गाड़ी की ID वैल्यू आ गई 20 लाख रुपए, ठीक है, तो 20 लाख ID वैल्यू दिखा रहा है, तो उसका आप 20% घटा दो। 20% घटाने के बाद 20 में से कितने बच गए? 16 लाख रुपए, 4 लाख चले गए। अब 16 लाख रुपए के ऊपर आपका रोड टैक्स आपको अपनी स्टेट का भरना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कहीं पे 6% है, 8% है, 10%, वो आपकी लोकल अथॉरिटी बताएगी। तो उतना रोड टैक्स भर के फिर आप चाहे RJ का, चाहे HP का, चाहे पंजाब का, चाहे JNK का, जिस भी स्टेट में आप लेके गए हो वो है। और अगर आप ये सोचते हो कि भाई गवर्नमेंट आपका पहले का जो बचा हुआ रोड टैक्स है वो रिफंड कर देगी, तो सरकार के पास भाई रिफंड की कोई पॉलिसी नहीं है। जो पैसा सरकार में चला गया वो चला गया, वापस आने की चेष्टा ना करें आप, ठीक है। तो वही है, अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र तभी कराएं जब उसकी IDV वैल्यू काफ़ी कम हो जाए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा कम रोड टैक्स भरना पड़े, आपके नाम हो। अदरवाइज़ तो उन भाई को बोलिए कि अपने यहीं कराएं और ले जाएं। जैसे हमने अनमोल भाई की गाड़ी को हमने सेल किया था, तो उनको HR 26 में ही हमने उनको सेल किया था। रहने वाले हिमाचल के हैं वो, लेकिन वो गाड़ी उनके नाम HR 26 में ही है। और जो उनकी ऑडी थी वो हरियाणा में सेल हुई थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट की NOC करा दी, तो वो उनके नाम ट्रांसफ़र हो गई थी। सेम एक और सवाल ऐसा भाई का है कि मेरे को DL से अपनी गाड़ी MH12 करानी है, तो यही पॉलिसी भाई आप पे भी लागू होती है। हो जाता है, हर कहीं का भी हो जाता है। अब जो दिल्ली NCR से भाई 10-10 साल पुरानी गाड़ियाँ बिक के जा रही हैं, चाहे वो राजस्थान जा रही हैं, चाहे हिमाचल, चाहे वो UP जा रही हैं, वो अपनी स्टेट के नंबर लगवा रहे हैं भाई उन पर, ठीक है। तो वो जितना टैक्स बचता है, मतलब ID वैल्यू का 20% घटा दो और 8%, 6%, 10% जो भी लगता है। हरियाणा में क्या है, 20 लाख से नीचे 8% है, 20 लाख से ऊपर 10% है फ्लैट, 10 लाख से नीचे जो है आपका 8% है, ठीक है। और मेरे ख्याल से 8 या 6 लाख से नीचे 6% कुछ है। एक भाई का कहना है कि मेरा स्विफ्ट के ऊपर ऑलरेडी VIP नंबर है और मैं नई गाड़ी परचेज कर रहा हूं, तो मुझे वो VIP नंबर उसके ऊपर ट्रांसफ़र कराना है, मतलब नंबर रिटेन करना है, लेकिन मेरी गाड़ी के ऊपर ऑलरेडी लोन भी चल रहा है, तो क्या मुझे वो लोन ख़त्म करना पड़ेगा या बैंक की NOC से काम चल जाएगा? देखो, पहले क्या रूल रहता था कि आपको पहले लोन खत्म करना पड़ता था नंबर रिटेन के लिए, चाहे आप किसी को बेच रहे हो चाहे अपने आप रिटेन करो। लेकिन अब एक पॉलिसी है, सारे बैंक नहीं देते NOC, गवर्नमेंट बैंक्स तो लगभग दे देते हैं, प्राइवेट में आई थिंक ICICI दे देता है, कोटक दे देता है, एक्सिस देता है, HDFC शायद नहीं देता, क्योंकि अभी रिसेंटली एक दोस्त के लिए पूछा था तो HDFC वालों ने मना कर दिया था। और अगर आपके बैंक मैनेजर नॉन है तो वो दे देंगे अपने लेवल पे, ऐसे आपका जो नंबर है वो रिटेन हो जाएगा और आपकी पहले वाली गाड़ी उसके ऊपर नॉर्मल रूटीन का नंबर आ जाएगा। दिल्ली से गाड़ी खरीदनी है और CH में रजिस्टर्ड करवानी है, तो भाई देखो, दिल्ली से आपने गाड़ी खरीद ली, चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड हो जाएगी क्योंकि आपके पास चंडीगढ़ का एड्रेस है, ठीक है। नहीं भी है तो वो बन जाता है, हो जाएगा वो तो आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, इन सब चीज़ से। लेकिन अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि देखो यार, कोई डीलर वहाँ बैठा है, उसके पास से गाड़ी नहीं बिक रही, आप दूसरी स्टेट से गाड़ी ले आ रहे हो, आजकल होता है DSAs में तो कहीं से भी गाड़ी आप उठा लेते हो। तो उसमें क्या किया है गवर्नमेंट ने कि अगर आप दूसरी स्टेट से गाड़ी लेके आते हो, भले आप चंडीगढ़ के ही रेजिडेंट हो, फिर भी आपको यहाँ 2% एक्स्ट्रा रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने कोई 10 लाख की गाड़ी खरीदी है, आपका रोड टैक्स बन रहा है 8%, तो आपको पे करना पड़ेगा 10%, 2% एक्स्ट्रा, पहले 8% फिर 2%, तो आपका
टैक्स बढ़ जाएगा। अगर आप ऐसी गाड़ी कोई ले रहे हो जो आपके यहाँ नहीं मिल रही है और आपको अर्जेंसी है, फिर तो ले लो। अगर आप कुछ वेट कर सकते हो या आपका डीलर चंडीगढ़ से आपको दे दे तो बेटर है, चंडीगढ़ से लो, वहीं से रजिस्टर करा लो, वो ज़्यादा बेटर है। बाकी हिमाचल में भी ये पॉलिसी है कि आप कहीं और से खरीदते हो तो 2% लगेगा। हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं। हरियाणा में आप कहीं से भी खरीद कर ले आओ, या दिल्ली में कहीं से खरीद लो, राजस्थान में कहीं से खरीद लो, या यूपी से आसपास कहीं से खरीद लो, वहाँ रजिस्टर्ड करा लो, वो मना नहीं करते। ये चंडीगढ़ में और हिमाचल में पॉलिसी करी है, क्योंकि हिमाचल के डीलर्स की भी गाड़ियाँ कम बिक रही थी और भाई उधर से चंडीगढ़ वाले भी दूसरी स्टेट से, मतलब हरियाणा से पास ही लगता है, पंजाब भी पास लगता है, तो वो डीलर थोड़ा डिस्काउंट देते हैं, तो इसीलिए भाई वहाँ से गाड़ी उठा के अपना वो वहाँ रजिस्टर करा रहे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 2% लगाओ ताकि जो जहाँ का बाशिंदा है वहीं से गाड़ी दे। HPA रिमूव करवाना कंपलसरी है। वैसे इस सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन कई बार आ रहा था ये, तो मैं सोचा मैं जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं, क्या अब तो उनमें से किसी ने पूछा हो, उन्होंने पहले वीडियो ना देखी हो। तो देखो, हाइपोथिकेशन जो है, अगर आपका लोन कंप्लीट हो गया है, बैंक ने आपको NOC दे दी है, फॉर्म 35 दे दिया है, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना रिमूव करवा लो। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यार मैं रिमूव नहीं कराऊंगा, मैं जब गाड़ी बेचूंगा उसी टाइम पे दे दूंगा। तो अब ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट यही कहती है कि पहले आप अपना HPA रिमूव करा, उसके बाद आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र होगी। तो अगर आपका लोन कंप्लीट हो गया है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपना जो HPA है वो हटवा लें। 1500 रुपये फीस लगती है उस टाइम पे भी, 1500 बाद में लगेगी, और जो आपका फाइल वाइल तैयार करने की एजेंट के थ्रू भेजोगे तो वो अपना खर्चा पानी देगा। दैट्स इट, इतना ही है और कुछ ज़्यादा नहीं। दिल्ली NCR में भैया क्या बाहर की गाड़ी ला सकते हैं? देखो भाई, चलाने वाले तो आज भी चला रहे हैं, मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ, ठीक है, वो चला रहे हैं भाई अपनी गाड़ी को। तो भाई चल जाए तो ठीक है, नहीं पकड़ी गई तो ठीक है, लेकिन बेटर यही है कि भाई ना लाओ, क्योंकि बॉर्डर पे ही भाई बाहर आउटस्कर्ट्स में ही पकड़ लेते हैं, फिर वो खाम खाम चलान करे, इम्पाउंड करे, तो दिक्कत तो रहेगी। हालांकि ये पॉलिसी आने वाली है नहीं, आपकी गाड़ी फिट होनी चाहिए, डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के पोल्यूशन लेवल के ऊपर। अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो ये पॉलिसी कब लेके आएगी। मैं तो यही कहूँगा कि जल्द से जल्द आ जानी चाहिए। इसी साल इन्होंने कहा था कि हम अमेंडमेंट करेंगे इस पॉलिसी में, तो 2025 शुरू होने से पहले या 2025 के स्टार्टिंग में ये पॉलिसी आ जाए तो बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ जो लोगों ने भाई अपनी मेंटेन करके रखी हैं, उनकी गाड़ियाँ भाई स्क्रैप नहीं होंगी और वो अपनी गाड़ियाँ आराम से मज़े से चला पाएंगे। देखो, होनी चाहिए स्क्रैप पॉलिसी, ठीक है, गवर्नमेंट ने बनाई है, कुछ सोच समझ के बनाई है, लेकिन ये होनी चाहिए पोल्यूशन लेवल के ऊपर, गाड़ी की लाइफ पे नहीं होनी चाहिए। और एक बात भी सत्य है, काफ़ी कमेंट मुझे आए थे कि यार इंजन पुराना होता है ना, इंजन ख़राब होता है, गाड़ी थोड़ा ना होती है, गाड़ी को तो मेंटेन कर सकते हैं। तो इंजन रिप्लेसमेंट की भी पॉलिसी होनी चाहिए, कंपनीज को करना चाहिए। लेकिन वही बात है भाई, कंपनीज कहेंगी फिर हमारी गाड़ियाँ ही नहीं बिक रही। तो सरकार को तो भाई बहुत सी चीज़ें देखनी है, कंपनियों को भी देखना है, इधर भी देखना है, जनता को भी देखना है, सबको देखना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब जनता गाड़ी ही नहीं लेगी तो फिर आप क्या करोगे। गवर्नमेंट से ये मेरा सलाह कि प्लीज़ इस पॉलिसी को फटाफट अमेंड करके लागू किया जाए, और जो इंजन्स भाई तंदुरुस्त हैं, दुरुस्त हैं, उनको चलने दिया जाए, और जो इंजन भले ही 2 साल पुराना है स्क्रैप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और स्क्रैप ऐसे नहीं होना चाहिए कि स्क्रैप शॉप में गया, वहाँ से जाके उसको जनरेटर बना दिया, नहीं, पुर्जा पुर्जा खोल के उसको डिसमेंटल करके रिसाइकलिंग में भेजो। एल्युमिनियम का पार्ट एल्युमिनियम में जाने दो, मेटल का पार्ट मेटल में जाने दो, प्लास्टिक का पार्ट प्लास्टिक में जाने दो, ठीक है। तो इस तरीके होना चाहिए। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा आज का हमारा ये Q&A सेशन वाला इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए कि विक्रम भाई वीडियोस में ना देके आप अलग से ऐसे Q&A किया कीजिए, तो वो भी हम रख लेंगे। में 1-2 वीडियोस में आपको ऐसे दिया करूँगा जिसमें क्लियरली मैं आपके सिर्फ सवालों के ही जवाब दूंगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि करना है या नहीं करना, क्योंकि अगर आपको देखने के लिए बनाना और आपने ही नहीं देखा, आपको पसंद ही नहीं आया, तो मेरे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय।